तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में वहाँ पर बैठा हुआ था। वो लगभग मरने ही वाला था और वो बताता है कि आप सभी सोच रहे होंगे कि मेरी ये हालत कैसी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक फैमिली को सर्व करता हूँ जिसका कि नाम है कूपर फैमिली, और मैं उस फैमिली का एक नाजायज बच्चा हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद मैंने अपनी पूरी लाइफ उन्हीं को सर्व करने में लगा दी। मैं उनका सबसे ताकतवर शैडो था और मैंने कई सारे मामले को सॉल्व किया था उनके लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था, लेकिन ये बात उन सभी को काफ़ी ज़्यादा खिसकती थी। उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और उसके इंट्रोडक्शन के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी के सामने उसी की फैमिली का एक बंदा खड़ा हुआ था जो कि उस फैमिली का पैट्रियस था। वो बंदा यानी कि वो पैट्रियस तो नहीं है, वो फ्यूचर पैट्रियस है। वो कहता है कि इस बंदे ने हमारी फैमिली को धोखा दिया है। ये एनिमीज के साथ हमारी फैमिली को ख़त्म करना चाहता था। इसलिए मैं फ्यूचर हेड होने के नाते तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम इसे यहीं पर मार दो। ये सुनकर सैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सब सच में मुझे मारना चाहते हो? वो खड़ा होता है और जाकर जल्दी से एक अटैक उस बंदे की ओर कर देता है, यानी कि उसकी फैमिली के बंदे की ओर। लेकिन उसकी तलवार जैसी उसके गले के पास पहुंचती है वो वहीं पर रुक जाती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक गार्ड ने उसकी छाती के अंदर अपने भाले को घुसा दिया था जो कि उसके आर पार हो चुका था। और हमें बताया जाता है कि उसने अपनी फैमिली को कभी भी धोखा नहीं दिया था। ये सभी लोग उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये सब कुछ देखकर सैल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जिसने इतने टाइम तक जिस फैमिली को सर्व किया था, आज वही फैमिली उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। सैल सोचता है कि मैं सिर्फ एक और अटैक कर पाऊंगा और शायद उसके बाद मैं मारा जाऊंगा। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वही अटैक उस बंदे के ऊपर ही कर देता है। और जैसे ही वो अटैक उसे लगने वाला था उससे पहले ही वो लोग उससे मार देते हैं। और जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं उसकी आंखें दूसरी जगह पर खुलती हैं जहाँ पर वो खड़े होते हुए कहते हैं कि आखिर मैं ये कहाँ आ गया हूँ। ये जगह काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि मैं किस जगह पर हूँ। लेकिन एमसी को ये पता नहीं चला था कि वो अब एक 3 साल का बच्चा बन चुका है और ये अभी तक उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला था। उसे लग रहा था कि जैसे कि वो हेल के अंदर आ चुका है, लेकिन उसे गौर से देखने के बाद ही ये पता चला कि वो एक जगह पर है जो कि उसे जानी पहचानी लग रही थी। एमसी ये सोच ही रहा था कि वो कहाँ पर है, तभी अचानक से कोई उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देता है। लेकिन वो उस पर ठंडा पानी डालने वाली एक घटिया सी मेड थी जो कि उसकी ओर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला भी कह रही थी, लेकिन शायद उसकी ओर काफ़ी ज़्यादा कातिलाना नज़रों से देख रहा था, जैसे कि वो अभी खड़ा होगा और उसे वहीं पर मार देगा। लेकिन उस मेड को ये अब जैसे ही पता चलता है कि शायद उसकी ओर ऐसे देख रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पर एक खींच के थप्पड़ मार देती है। और वो देखता है कि ये मेड आखिर कौन है जिसने उसे ऐसे मारा है, और वो अभी भी गुस्से में था। और वो मेड उसे बच्चा बच्चा कह रही थी कि तुम्हें उससे पहले बड़ा होना होगा मुझे मारने से पहले। लेकिन ये बात एमसी के भेजे में नहीं घुस रही थी कि आखिर ये मुझे बच्चा क्यों कह रही है। लेकिन वो जैसे ही उस पानी के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है कि वो एक बच्चा बन चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर मैं एक बच्चा कैसे बन चुका हूँ। और वो जैसे ही रियलाइज़ करता है कि वो पास्ट में आ चुका है अपनी सारी मेमोरीज को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा ईविल की हंसी हंसने लगता है। लेकिन उसकी हंसी ईविल कम और क्यूट ज़्यादा लग रही थी। लेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार उसकी लास्ट विश अब कंप्लीट हो चुकी है। अब वो आराम से चाहे कितना भी टाइम लग जाए लेकिन अपने बदले को ले सकता है, यानी रिवेंज को पूरा कर सकता है। वो मरने से पहले बस यही एक काम करना चाहता था और ये अब उसे बिल्कुल आराम से करेगा। और उसके बाद सैल कूपर अपने आप के बारे में थोड़ा बताते हुए कहता है कि मेरा नाम है सैल कूपर और मेरी फैमिली का नाम है कूपर, जिसके लिए मैं सर्व करता आ रहा हूँ। और मैं आपको शैडो के बारे में भी थोड़ा बताने वाला हूँ। सबसे पहले वो बताता है कि मैं सैल कूपर, मुझे बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था। और शायद आप ये जानकर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे कि मुझे क्यों बुली किया जाता था। और वो इसलिए क्योंकि मैं एक नाजायज औलाद था। इस फैमिली की नाजायज औलाद होने के कारण लोग मुझे बुली करते थे और मुझे कचरे के समान मानते थे। लेकिन मैंने उन सभी का डट कर सामना किया। मैं अपनी फैमिली को ये बताना चाहता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और मैं उनके सामने डट कर खड़ा रहूंगा और अपने आप को सीरियसली लेने के लिए कहता था। वो कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि अगर कोई औलाद नाजायज़ है तो उसके साथ फैमिली ऐसा व्यवहार करेगी। और अपने आप को साबित करने के लिए मैंने शैडोज़ को ज्वाइन कर लिया और काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग के बाद मैंने आखिरकार उनकी सबसे ऊंची पोस्ट को हासिल कर लिया। मैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था। और मैं आपको बता दूं कि शैडो एक ऐसी स्काउट है
जो कि हमें ऐसे काम करने के लिए मजबूर करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा घटिया है और गिरे हुए काम है। लेकिन इसी के साथ कूपर फैमिली शैडोज को काफ़ी ज़्यादा पैसा भी देती थी, इसलिए जो भी बंदा शैडोज को ज्वाइन करता उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो पैसा कमाना चाहता था। लेकिन मेरी बात थोड़ी अलग थी। मैं अपनी फैमिली को सामने साबित करना चाहता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और खुद फैमिली हेड भी बनना चाहता था। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी कि इन लोगों ने मुझे सर्व करने के लिए ही चुना, ना कि हेड कर बनने के लिए किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं, और ना इन लोगों ने मुझे कोई मौका दिया। इसलिए मैंने भी सोच लिया कि क्यों ना मैं इन्हें सर्व ही करता रहूं, और मैंने ऐसा ही किया। और यहाँ तक कि मैंने काफ़ी सारी जंगों को लड़ा था इसके बाद, और यहाँ तक कि मैंने एक शहर को अकेले ही जीत लिया था। और मैंने जितने लोगों को अपनी लाइफ में मारा है उतने तो शायद तुमने कभी गिने भी नहीं होंगे और ना कभी देखे होंगे। और आखिर में मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो हो चुका था कि मुझे कोई भी मिशन मिलता तो उसका सक्सेस रेट 100% था, यानी कि वो कंप्लीट होकर ही रहेगा। शैडोज में ज्वाइन होने के बाद और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो बनने के बाद मुझे लगा कि सभी लोग मुझे इज्जत से देखेंगे और मेरी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन शायद मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। मुझ पर एलिगेशन, धोखाधड़ी के काफ़ी ज़्यादा केस चलने लगे, यानी कि सभी लोग मुझ पर क्या क्या बताऊं ऐसी तरह की बातें करने लगे जैसे कि लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते थे। वो सभी लोग कैसे न कैसे कहकर बस मुझे मारना चाहते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान तो मैं तब हुआ जब मेरी ही फैमिली ने मुझ पर यह आरोप लगा दिए कि मैंने अपनी फैमिली को धोखा दिया है और अपनी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश की है, और इसी की वजह से मैंने अपनी लाइफ को पिछली लाइफ में खो दिया था। लेकिन मुझे एक बात एलन के बारे में पता चली। ये वही बंदा है जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था और उसे मारने के लिए कह रहा था। लैन ने मेरे ऊपर एक ऐसी स्पेल कास्ट की थी जिसका कि नाम था शैडो ओथ। इस स्पेल की वजह से जितनी भी मैं हार्ड ट्रेनिंग करता था, बल्कि मेरी सारी स्ट्रेंथ लैन के अंदर चली जाती थी। इसलिए मैं हमेशा सोचता रहता कि मैं इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करता हूँ और लैन बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी लैन मुझसे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। उसका जवाब मुझे मेरी आखिरी सांसें गिनते हुए मिला। इसलिए जब मुझे ये आखिरी लाइफ में पता चला तब मैंने कुछ नहीं सोचा और सीधा ही लैन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ऐसा उसी ओथ की वजह से हुआ कि मेरी सारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ सभी उसके अंदर चली गई और उसे एक खरोच भी नहीं आई। इसी वजह से मेरा अटैक बिल्कुल ही खराब हो गया। लेकिन उसका अटैक मुझ पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा और मरने से पहले मैं उन सभी को मारना चाहता था। और मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि हाँ, तुम्हें अपने दुश्मनों पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र तुम्हें अपने फैमिली मेम्बर्स पर ही रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पीछे खींचने के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार होंगे। और देखना, तुम्हारी मौत का कारण वही लोग बनेंगे जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम जिनके लिए अपनी रिस्पेक्ट कमा रहे हो। फिर इसके बाद एमसी अपने आप से वादा करता है कि वो अब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाएगा और अपनी पावर्स का यूज़ सिर्फ अपने लिए ही करेगा और अपना बदला इन सबसे लेकर रहेगा, अपनी फैमिली को ख़त्म कर देगा वो। लेकिन उससे पहले उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं और इन चूहों को देखकर उसे याद आता है उसने इतना बुरा समय भी देखा है कि वो पहले इंसानों का मांस भी खा लेता था। फिर वो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शैडो के लोग ऐसे ही इंसानों का मांस खाते रहते हैं। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था कि वो ऐसा घटिया मांस खा रहा है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद चूहे का मांस लगता था, क्योंकि वो इंसानों के मांस से ज़्यादा डिलीशियस लगता था। लेकिन वो जैसे ही एक चूहे की तरफ देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़रों से उसे देख रहा था, जिसे तो चूहे की भी फटकर हाथ में आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि सैन कुछ करता, उससे पहले ही कुछ गार्ड्स उसके कमरे के अंदर आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो उसे गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे थे कि आखिर हम तुम्हें कब से बाहर बुला रहे थे कि तुम आखिर बाहर क्यों नहीं आ रहे थे, तुम्हें मिस्टर चैन तुम्हें बुला रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उससे कहते हैं कि आखिर तुम हमारे साथ आराम से चलना चाहोगे, या फिर अगर तुमने कोई भी ज़बरदस्ती की या फिर तुमने कोई भी गलत काम किया तो हम तुम्हें शायद मार पीट कर भी ले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो लोग उसे बहुत बुरी तरीके से घसीटते हुए उसे ले जाने लगते हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें मिस्टर लैंग तुम्हें बुला रहे हैं, तो तुम्हें जल्दी से चलना होगा। ये वही बंदा है जो कि पहले उसने इसे मारा था, यानी कि सेल को मार दिया था। और तभी एमसी को ये याद आता है कि ये वही टाइम है जब उसे शैडो बनने के लिए मजबूर किया गया था। और उसे याद है कि लैन जब उसे मार रहा था तो उसे मरने से पहले उसने बताया था कि ये वही टाइम था जब उसने लैन सेल के ऊपर वही स्पेल कास्ट किया था जिससे वो एक कंडक्टर की तरह काम कर रहा था। लेकिन इस बार ये उसे याद था, इसलिए वो मुस्कुराता है और कहता है कि काफ़ी अच्छा है कि मुझे ये याद है, वरना मैं इन सभी के झांसे में फिर से फंस जाता। इसलिए वो एक गार्ड का हाथ पर जोर से काट लेता है और दूसरे के हाथ पर फ्लिप मारते हुए बच जाता है और एक गार्ड की तलवार को लेते हुए एक गार्ड का हाथ काट देता है। और उस गार्ड का हाथ करते हुए देखकर दूसरा गार्ड तो काफ़ी ज़्यादा
घबरा गया था। उसकी भी बिल्कुल चूहे की तरह फटकर हाथ में आ चुकी थी। आखिर ये 3 साल का बच्चा इतना ज़्यादा अच्छे से स्वॉर्ड कैसे चला सकता है? उसे तो ये विश्वास भी नहीं हो रहा था। लेकिन सैल को इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने तो बस अपने रिवेंज का एक फर्स्ट स्टेप लिया था। और अब थोड़ा सा शैडो ओथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो शैडो ओथ के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा स्पेल है कि इसकी एक खासियत है कि इस स्पेल को अगर किसी पे कास्ट कर दिया जाए तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि उस पर किसी ने स्पेल को कास्ट किया है। और उसके बाद जब एक मास्टर अपने लिए एक बंदे को चुनता है और उस पर जब उस स्पेल को कास्ट कर देता है, जब जितने भी बार उस मास्टर को चोट लगेगी या फिर दर्द होगा तो वो दर्द सीधा की सीधा उस बंदे को लगेगा जिस पर उसने उसको स्पेल को कास्ट किया है। और जब भी ओथ कास्ट करने वाला बंदा जब भी कोई भी ट्रेनिंग करेगा तो वो उसके मास्टर की और ही सारी स्ट्रेंथ चली जाएगी, उसकी सारी ट्रेनिंग, उसकी सारी नॉलेज उसके पास चली जाएगी। इस स्पेल की वजह से कई लोगों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है और आगे भी हो सकती थी, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इस स्पेल को बिल्कुल ही बैन कर दिया और इससे रिलेटेड सभी किताबों को आग लगा दी ताकि ये स्पेल किसी को ना मिले और किसी की भी लाइफ इस तरह से बर्बाद ना की जा सके। यानी कि ये स्पेल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इन लोगों को ये स्पेल कैसे मिला ये हमें नहीं बताया जाता है। सीन अब प्रेजेंट पर आता है और हमें एलन का सीन दिखाया जाता है जो कि उस गार्ड को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम एक 3 साल के बच्चे को भी ऐसे नहीं ला पाए, तुम्हारा इस काम क्या है? और वो उस पर गुस्सा भी कर रहा था कि आखिर शैडो इन बंदों को यानी कि गार्ड्स को काफ़ी ज़्यादा काम दिया जाता है, लेकिन उन्हें पैसा भी काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है और उन्हें काफ़ी सारा खाना और कुछ बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन उसके एलन के हिसाब से ये सब इसके ऊपर बर्बाद किया जा रहा है। बस ये लोग किसी भी काम के नहीं हैं। लेकिन इसके बाद वो गार्ड उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा और ना कभी होने देगा। और वो ऐसे करके एक कसम भी खा लेता है और अपनी जबान देने की वजह से एलन अब थोड़ा शांत हो चुका था। फिर वो उसके बाद शैल के पास अब पहुंचता है और उसकी ओर देखता है और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है कि अगर तुम मेरी फैमिली के किसी भी गार्ड के ऊपर अटैक कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम मेरी फैमिली को चैलेंज कर रहे हो और इसका मतलब है कि तुम हमारी फैमिली के साथ फाइट लेना चाहते हो या फिर तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। लेकिन वो उस पर आगे कहता है कि वैसे ये मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एक 3 साल का बच्चा कैसे एक इंटरमीडिएट लेवल के गार्ड को हरा सकता है, वो भी एक स्वॉर्ड के साथ। मुझे तो ये बिल्कुल भी सुनकर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन सैल उसकी ओर काफी हैरानी से देख रहा था कि ये वही बंदा है जिसने उसे पहले मार दिया था। वो लैन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो अपने गार्ड से कहता है कि सैल को जाकर एक डंजन के अंदर बंद कर दिया जाए ताकि इन्हें पता चले कि इस तरह की काम करने का क्या अंजाम होगा, वरना ये सभी लोग ऐसा ही करना लगेंगे। लेकिन कुछ कर पाते उससे पहले ही वहां पे हीरा ऊपर आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इस फैमिली की मैट्रियार्क थी गाइस। हाँ, इस फैमिली की हेड को पैट्रियार्क और रानी यानी जो भी लेडी होती है उसकी वाइफ को मैट्रियार्क कहा जाता है। और वो आते ही सबसे पहले लैन के गार्ड्स को रोक देती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लैन। और फिर वो लैन के पास आकर कुछ खुसर करने लगती हैं और लैन को कुछ कहती हैं, जिस पर लैन सोचता है कि आखिर उसकी मॉम अपने इस स्पेल को यूज करने के लिए इसी बंदे पर क्यों कह रही है। आखिर इस बंदा ऐसा क्या खास है इस बंदे के अंदर जो कि मॉम इतना ज्यादा फोर्स कर रही है मुझे इस पर स्पेल यूज करने के लिए। शायद हीरा ने इसके अंदर का पोटेंशियल देख लिया होगा और वो उसकी मॉम पर भी काफी ज्यादा हैरानी से देख रहा था। बाकी सब लोग भी हैरान थे कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन सैल को पता था कि ये लोग कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन लैन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि चाहे उसके अंदर कितना भी पोटेंशियल हो, लेकिन वो अपने आप से ये वादा करता है कि कभी ना कभी फ्यूचर में जाकर वो सैल को जरूर डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी वो उसे बिल्कुल खत्म कर देगा जिससे वो कुछ भी करने के लायक ना रहे। और वो फिर उसकी मदर वहां से जाते हुए कहती है कि फ्यूचर पैट्रियार्क्स को अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, वरना उसके कुछ कदमों से शायद हमारी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से रहना और तुम किसी से डिस्टर्ब ना हो सको, इसलिए मैं बाहर साउंड प्रूफ का एक बैरियर लगा दूंगी। और गाइस जी यहाँ पर वही पहले यूज करने के लिए उससे कह के गई थी कि ताकि तुम अपने उस शैडो ओथ का यूज करते हुए इन सभी बच्चों के ऊपर उनका यूज करो ताकि सभी की स्ट्रेंथ तुम्हें मिल जाए। और वो लेडी वहां से बाहर चली जाती है अपने सभी बंदों को लेकर ताकि लैन को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। लैन ये काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इस लेडी ने अपने बंदों पर ऐसा माइंड वॉश यूज किया होता है कि किसी भी बंदे को इस लेडी की आवाज यानी कि इसकी कोई भी बुरी बात नहीं लगती है, सभी को ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छी है।
और उन बच्चों के लिए ओथ शैडो ओथ लेने के लिए उनके पास होली वाटर को लाया जाता है। भले ही वो शराब नहीं पी सकते, लेकिन वो होली वाटर को पी सकते हैं। एलन अपने आप के गिलास को उठाते हुए कहता है कि अब से हम जो भी करने वाले हैं वो सिर्फ हम हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए करने वाले हैं, ताकि हमारी फैमिली आगे जाकर सबसे ज़्यादा महान और सबसे ताकतवर फैमिली बन जाए। और एलन की ऐसी बातें सुनकर तो छोटे बच्चे तो उसकी बातों में आ जाते हैं कि वो अब उसका साथ देंगे, और उनका ऐसा माइंड वॉश होता है कि वो उसकी बातों में अंधा विश्वास करने लगते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि सेल को ये पता था कि वो सिर्फ ये बकवास कर रहा है और वो सिर्फ उन्हें यूज़ करना चाहता है। और उसके बाद वो भी उन सभी को बताने के लिए कि उसे ये नहीं पता है, वो भी उसे पी लेता है। यानी कि उसे पता चल चुका था कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है होली वाटर के अंदर, और उसे पता चल गया था कि ये बिल्कुल एक ड्रग है। और वो उसे सब पी लेते हैं और 5 सेकंड के बाद वो सभी वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एलन को भी इससे कुछ नहीं हुआ था, और वो सभी देखते हैं कि वो सभी लोग बेहोश हो चुके हैं। और वो कहता है कि आखिर इन लोगों को कैसी बेवकूफ़ है ये, इन लोगों को ये भी नहीं पता कि ड्रग और होली वाटर में क्या अंतर होता है। और फिर वो कहता है कि मेरे स्पेल को यूज़ करने के लिए सिर्फ एक खून की बूंद ही काफ़ी है। और जैसे ही वो अपनी खून की बूंद को उस पर डालता है, वो स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और उस स्पेल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो स्पेल लगभग कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि उन सभी बच्चों की स्ट्रेंथ उसके अंदर आ रही थी। और जैसे ही स्पेल कंप्लीट होता है, वो बाहर की ओर जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसके पैर में मोच आ जाती है और उसे लगता है कि जैसे कि उसका पैर टूट ही चुका है। लेकिन उससे पहले वो देखता है कि उसके पीछे से कोई ना कोई फैमिलियर आवाज आती है। वो कहता है कि ये आवाज ज़्यादा जानी पहचानी है, और वो जब पीछे देखता है कि तो वहाँ पर सेल खड़ा हुआ था। और वो लैन उससे कहते हैं कि आखिर तुम पर इस ड्रग का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन तुम्हें फिर भी इससे कुछ क्यों नहीं हुआ है। जिस पर सेल कहता है कि तुम शायद नहीं जानते हो ऐसा क्यों नहीं हुआ। और लैन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। फिर उसे ये भी बता देता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था। यानी कि सेल उसे बताता है कि तुम यहाँ पर हमारे सबकी ऊपर शैडो का यूज़ कर रहे थे, लेकिन शायद मैं बच चुका हूँ, और ये तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं कैसे बचा हूँ। लेकिन वो उसे बताता बिल्कुल भी नहीं है कि वो कैसे बचा है। लैन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोरों से चिल्ला रहा था कि ताकि कोई ना कोई गार्ड या फिर उसकी मदर यहाँ पर उसके लिए हेल्प करने के लिए आ जाए। लेकिन उसकी मदर ने ही साउंड प्रूफ बैरियर वहाँ पर बाहर लगाए हुए थे और सभी लोगों को बाहर लेकर चली गई थी, क्योंकि ताकि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन लैन को तो अपनी मदर पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती है, और उसे उस पर शक भी होने लगता है कि क्या उसकी मदर उसे चाहती है कि वो सक्सेस हो या नहीं। एलन को काफी ज्यादा डरा चुका था कि अगर वो इस साउंड प्रूफ कमरे के अंदर उसके साथ कुछ भी करेगा तो बाहर किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। लेकिन लैन अपनी माँ को आवाज लगा रहा था और उसे शक भी हो रहा था कि क्या उसकी माँ ने भी उसे धोखा दे दिया है। लेकिन सैल उसे कह रहा था कि तुम एक रोतड़ू बच्चे हो, तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन तुम अपनी माँ के पीछे ही छुपे रहोगे, तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हो, और तुम तो काफी ज्यादा कमजोर भी हो। वो उसे रोतड़ू रोतड़ू कह रहा था। लेकिन जब लैन पीछे देखता है कि सेल उसके पीछे तलवार लेकर खड़ा हुआ है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। फिर लैन उससे दोबारा पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या इस शैडो ओथ के बारे में पता था, तो पता था तो तुम्हें किसने बताया, या फिर तुम्हें ये बात किसने बताई, या फिर किसने लीक कर दी इस बात को। लेकिन हम एज एक्सपेक्टेड सैल उसे कुछ भी नहीं बताता है कि उसे ये कैसे पता चला। लेकिन वो उसे ये नहीं बता सकता था कि ये उसे फ्यूचर से आके पता चला है। लेकिन लैन को और भी ज़्यादा हैरान करने के लिए सैल इस ओथ को रिवर्स करने लगता है, यानी कि शैडो ओथ का रिवर्स होने की वजह से अब जो कुछ भी स्पेल उस पर लगा था वो रिवर्स हो जाता है, और अब जो भी लैन करने वाला था वो भी अब उसका फायदा सिर्फ सैल को ही होगा। और गाइस थोड़ी शांति के लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में मैं अटक जाता हूँ। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे एनिमे को एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं। अगर करना चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और एलन को भी ये महसूस होने लगता है कि वो सारा स्पेल रिवर्स हो रहा है, जिसकी वजह से उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है, और वो काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगता है और कहता है कि सैल तुम रुक जाओ, यह मेरा दर्द मैं ज़्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सैल अपना पूरा जोर लगाते हुए उस स्पेल को रिवर्स कर रहा था, जिस पर उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा तेज ऑरा भी निकल रहा था। जवाब में सैल कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है तो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने मेरे पास्ट लाइफ में तुमने मुझे मार दिया था, और मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें वही कर्ज वापस दे रहा हूँ जो कि तुमने मुझे पहले दिया था। ये कर्ज ये इसी की बात कर रहा है जो ये स्पेल कर रहा है।
और उसकी इतनी ज़्यादा पावर की वजह से वो साउंड प्रूफ स्पेल भी वहाँ पर टूट जाता है और वहाँ से जाने से पहले लैन के सारी मेमोरीज को वहाँ पर मिटा देता है जो भी उसने यहाँ पर कहा, क्योंकि अगर ये सभी को पता चल गया कि उसने क्या किया है तो जरूर वो लोग उसे मार देंगे या फिर कैसे न कैसे कहकर उस स्पेल को उस पर हटा देंगे, जिससे सेल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन जैसे ही साउंड प्रूफ बैरियर टूटता है तो उसकी मदर को थोड़ी टेंशन होने लगती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस वूमन थी, उसे पता लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि लैन वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है, इसलिए वो उसे लेकर उसके कमरे में चले जाते हैं और जैसे ही लैन को होश आता है तो उसे उसकी बटलर आकर उसकी माँ को बताता है कि वो साउंड प्रूफ बैरियर वहाँ पर इसलिए टूट गया क्योंकि वहाँ पर एक गार्ड का यानी एक मैजिशियन का ध्यान भटक गया था और लिसर यानी कि लैन वहाँ पर इसलिए बेहोश हो गया क्योंकि वो इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा पावर को सहन नहीं कर पाई थी और इसलिए उसे ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको उन्हें ट्रेनिंग करने देना चाहिए और थोड़े दिनों के लिए आराम भी कर देना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। इसीलिए उसकी माँ उससे कहती है कि वो गार्ड जिसकी वजह से वो बैरियर टूटा था, आप उस गार्ड को जल्दी से मार दीजिएगा और उसके गले को काट दीजिए और उसे की बॉडी को दफनाइएगा मत, बल्कि उसे कुत्तों के सामने घेर दीजिएगा ताकि वो उसे खा सकें। लेकिन दूसरी तरफ लैन तो ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ उसका कमरे के अंदर हुआ क्या था, क्योंकि उसे ये तो महसूस हो रहा था कि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है और वो पूरा जोर भी लगा रहा था कि ताकि वो उसे याद कर सके कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। और इसी वजह से लैन काफ़ी ज़्यादा खोया खोया सा महसूस हो रहा था। लेकिन उसकी मदर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम फ्यूचर हेड हो, क्लैन के हेड हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन लैन तो उसके हाथ को दूर करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रही हो, अगर मैं फ्यूचर हेड क्लैन होता तो तुम्हें कब का मार देता और तुम यहाँ पर बकवास मत करो। और यहाँ पर गाइस ये तो काफ़ी अजीब बात है क्योंकि उसकी मदर इतना सब सुनने के बाद उसे गले से लगा लेती है। यहाँ हमारी मम्मियाँ हैं कि अगर ऐसा करती तो हमारे चिमटे से कान उधेड़ देती है, पता नहीं क्या क्या करती। चलो आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि सेल भी वहाँ पर उनके गेट के बाहर खड़ा हुआ था और कहता है कि इनके बॉन्ड को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, इन माँ बेटों के बॉन्ड को कोई भी नहीं तोड़ सकता क्योंकि इनका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं भी हैरान था कि पिछली लाइफ में इनका बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा कैसे है। और इसी के साथ सेल कहता है कि वैसे भी मेरा गोल ये नहीं है कि मैं उनका बॉन्ड तोड़ूं, मेरा गोल ये था कि जब पिछली लाइफ में मैं उनका शैडो बन चुका था इसलिए मैं सिर्फ लैन को अपना शैडो बनाना चाहता था, इसलिए अब जब भी मेरा दर्द होगा वो दर्द उसे मिलेगा और जब वो कुछ भी गेन करेगा तो वो गेन मुझे मिलेगा। तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसे। और आगे हम देखते हैं कि